ईरान ने एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मूव की है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ईरान की इस मूव के बाद हो सकता है अमेरिका इसी साल तबाह हो जाए। ईरान के इस मूव के बाद ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए बदल जाएगा। और जब आप ये कहानी सुनेंगे कि ईरान ने किया क्या है और उसकी इंप्लीकेशंस क्या होने वाली हैं, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आज की वीडियो में ईरान को कवर नहीं करना चाहता था क्योंकि कितनी सारी बातें हैं सेटनिज्म के बारे में करने वाली, कितनी बातें हैं डिसेप्शंस की आपको बताने वाली। ये वो बातें जिसके बारे में आजकल मैं किताब लिख रहा हूं, लेकिन ये बातें मैं आज नहीं करने वाला था ईरान की। लेकिन ईरान ने इतनी जबरदस्त मूव की है कि जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूं और आपको आगाही दे चुका हूं। ईरान ने किया क्या? ईरान इस वक्त कह रहा है कि हम सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हो सबके लिए, हर जहाज को जाने की इजाजत दी जाए, पर शर्त यह है कि उस जहाज पे जो तेल है उसकी डील यूएस डॉलर में नहीं, उसकी डील चाइनीज करेंसी में हुई हो। इसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है और इसकी इंप्लीकेशन में शायद यूएस इकोनॉमी इसी साल टैंक कर जाएगी। और दूसरी तरफ नेतन्याहू की एक और वीडियो सरफेस करती है और इस बार नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में खड़ा है, कॉफी पी रहा है और बता रहा है दुनिया को कि मेरी 5 उंगलियां हैं, मैं जिंदा हूं। एनालिस्ट ने उसको एनालाइज किया और एनालिस्ट कहते हैं कि ये भी एआई है, क्योंकि कॉफी है तो वो गिर नहीं रही है, हाथ है तो जेब में जाता है और एबनॉर्मल तरीके से बाहर आता है, लाइटिंग है तो ठीक नहीं है, और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये वीडियो एआई है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, नेतन्याहू के बारे में मैंने पहले आपसे ये कहा कि अगर मर भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिसी मैटर करती है, बंदा नहीं। पॉलिसी तो उनकी वैसे की वैसी है। और दूसरी वीडियो में मैंने आपसे यह भी अर्ज किया कि हो सकता है ये इसराइल का एक आर्ट ऑफ वॉर हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं जाती तौर पर चाहता हूं कि नेतन्याहू जिंदा रहे। अब इन दोनों कहानियों का, ईरान का और नेतन्याहू का बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव क्या है और डिटेल्स क्या हैं, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1967 में, जब मिस्र और शाम ने यह फैसला किया कि हमें अपने वो इलाके वापस चाहिए जिन टेरिटरीज के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। लिहाजा उन्होंने जंग का ऐलान किया और इसराइल पर हमला कर दिया। पर वो ये नहीं जानते थे कि इसराइल की मदद के लिए अमेरिका और एलाइज आकर खड़े हो जाएंगे। नतीजतन मुसलमानों को ये जंग हारनी पड़ी, जिस पर सऊदी अरेबिया के शाह फैसल को शदीद गुस्सा आया। और इस जंग के खात्मे के बाद, 6 डे वॉर के खत्म होने के बाद, उन्होंने ओपेक कंट्रीज को इकट्ठा किया और ऑयल एम्बार्गो दुनिया में इंप्लीमेंट कर दिया। ऑयल एम्बार्गो का मतलब यह था कि हर वो मुल्क जो इसराइल की मदद करता है उसको तेल नहीं दिया जाएगा। नतीजतन चंद दिनों के अंदर दुनिया में तेल की कीमत 300% क्रॉस कर गई। 1973-74 oil embargo led to nationwide fuel shortages. इस ऑयल एम्बार्गो से अमेरिका ने बहुत कुछ सीखा। अमेरिका को इस समझ में आया कि ये दुनिया बगैर तेल के, बगैर एनर्जी के नहीं चल सकती। और अगर दुनिया तेल के बगैर नहीं चल सकती और तेल को अमेरिकन इकोनॉमी और यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए, तो दुनिया को अमेरिका की इकोनॉमी की और अमेरिका के डॉलर की हमेशा जरूरत रहेगी। और फिर 1974 में निक्सन ने यह स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की। पहली बार तारीख में ब्रेंटन वुड एग्रीमेंट का खात्मा हुआ और यूएस ने अनाउंस किया कि अब से हमारी करेंसी डॉलर कभी भी गोल्ड से बैक्ड नहीं होगा, ये ऑयल से बैक्ड होगा। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ ये डील की कि जब भी तेल लिया जाएगा, खरीदा या बेचा जाएगा, वो हमेशा यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन होगी। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जिस भी मुल्क को तेल चाहिए, जर्मनी को, जापान को, साउथ कोरिया को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, वो ट्रांजैक्शन हमेशा डॉलर में होगी। इसका मतलब यह है कि यूएस डॉलर की हमेशा डिमांड रहेगी। और यूएस डॉलर कहां से मिलेगा? यूएस डॉलर अमेरिका से मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आपको अमेरिका की पॉलिसी से कितनी ही नफरत क्यों ना हो,
आपको डॉलर चाहिए ही चाहिए। और फिर ये डील सिर्फ सऊदी अरेबिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही, ये पूरे ओपेक के अंदर फैल गई और बदले में सऊदी अरेबिया को और बाद में ओपेक कंट्रीज को अमेरिका मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, सिक्योरिटीज की गारंटी देगा और फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सेस देगा। और इन तीनों फ्रंट पे एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपको यूएस डॉलर चाहिए और तेल खरीदना है तो आपको अमेरिका की जरूरत है, और जब आप अमेरिका से डॉलर लेने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका की मर्जी है वो आप पर सैंक्शंस लगा दे, वो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दे, वो आपकी हुकूमतों को प्रेशर में डाले, वो अपनी मर्जी मनवाए कि मेरी पॉलिसीज मानो वरना डॉलर नहीं देता, तो आपका मुल्क तो वैसे ही बैठ जाएगा। अब इस कहानी को जरा मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव में समझते हैं। जिस दुनिया में आज हम रहते हैं, इस दुनिया में तमाम दुनिया को रोजाना 105 मिलियन बैरल्स पर डे की जरूरत होती है। ये जितने मुल्क मिलकर तेल खरीदते हैं ये 105 मिलियन बैरल्स पर डे बनता है, जिसकी ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होती है। यानी पूरी दुनिया को हर साल 3 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए होते हैं अमेरिका से कि हमें ये डॉलर्स दो ताकि हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को दें और अपना तेल हासिल करें। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वाहिद तो है नहीं जो दुनिया में तेल पैदा करते हो, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आज दुनिया में 50% तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं। इसका मतलब यह है कि 3 ट्रिलियन डॉलर्स में से ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इन मुल्कों को दिया जाता है और इनसे तेल हासिल किया जाता है। यानी सारी दुनिया के मुल्क अमेरिका से पैसा मांगते हैं, अमेरिका से डॉलर लेते हैं, और अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसको जब डॉलर की जरूरत होती है वो अपने नोट छाप लेता है, बिकॉज वो नोट किसी गोल्ड से तो बैक्ड है नहीं। अमेरिका की अपनी प्रिंटिंग मशीन्स हैं, फोर्ड नॉक्स चल रहा है और नोट छापे जा रहे हैं। अब अमेरिका उसको बैक करता है ऑयल के साथ। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, तमाम दुनिया के मुल्क अमेरिका से कहते हैं कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स दो ताकि मिडिल ईस्ट को दें। अमेरिका उनको बदले में ट्रेजरी बॉन्ड देता है कि मेरा कर्जा ले लो, इसके ऊपर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दूंगा। अब समझने वाली बात यह है कि जब ईरान ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हर एक के लिए खुली है, शर्त यह है कि अपनी डील चाइनीज करेंसी में करो, यूएस डॉलर में नहीं करो, तो नतीजा क्या निकलेगा? यूएस डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। मुल्क जब अमेरिका के पास जाएंगे नहीं डॉलर लेने के लिए, तो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड जो अमेरिका देता है अपना कर्जा, उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका वो पैसे दे नहीं पाएगा। अब अमेरिका क्या करेगा? अब यूनाइटेड स्टेट्स मजीद नोट छापेगा। जब वो मजीद नोट छापेगा तो मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। जब मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग बाहर निकलेंगे, एक रिवोल्ट शुरू हो जाएगा और अमेरिका 1 साल के अंदर ही टैंक कर जाएगा। अब ये बातें तफसील के साथ कि अमेरिका का यूएस डॉलर क्यों सबसे पहली कैजुअलिटी होने वाली है, मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो आपको ये बताती है कि रोमन्स ने एग्जैक्टली यही किया था कि कैसे वो अपने डिनेरियस की वैल्यू कम करते गए कि उनके ऊपर भरोसा पूरी दुनिया ने खत्म कर दिया और रोमन एम्पायर हमेशा के लिए जवाल पजीर हो गई। अब यहां पर कुछ दोस्त कहेंगे कि यूएस की जो डॉलर इकोनॉमी है, ये डॉलर इकोनॉमी पूरी दुनिया में तो 100 ट्रिलियन डॉलर्स की है, तो 1 ट्रिलियन से क्या फर्क पड़ता है कि अगर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स कम भी हो जाए ईरान की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से या चाइनीज करेंसी की वजह से। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अमेरिका का टोटल कर्जा इस वक्त 38.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट 1 ट्रिलियन डॉलर्स है इस साल। यानी पहली बार अमेरिका में जो मेडिकेयर का बजट है, जो डिफेंस का बजट है, इन सब से बड़ा उसके कर्जे की रीपेमेंट हो चुकी है। यानी अमेरिका के अंदर तो खुद उनकी एक्स यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी कह चुकी है, जो मैंने इस डिटेल वीडियो में आपको समझाया था कि फिस्कल पॉलिसी डोमिनेट कर रही है। यानी अब फिस्कल मेजर्स मेंटेन करेंगे और अमेरिका की इकोनॉमी टैंक करेगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जब अमेरिका अपने कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पे करने के काबिल नहीं है, वहां पर एकदम से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का हिट मिल जाए, उसका मतलब सिर्फ 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का हिट नहीं है। उसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया जो अमेरिका को मानती थी, उसके हुक्म के आगे सरबसजूद होती थी, वो होनी बंद हो जाएगी। हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होगी,
अमेरिका को ये समझने की जरूरत थी कि मिलिट्री मसल के ऊपर सिर्फ मुल्क नहीं चला करते। आज हर एक को रशिया की जरूरत क्यों है? क्योंकि रशिया चाहे तो किसी वक्त भी गैस बंद कर सकता है यूरोप की, किसी वक्त भी पेट्रोल बंद कर सकता है पूरी दुनिया का। जब लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जो कि इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है, गैस नहीं है, तो जब चूल्हा नहीं जलेगा तो लोग नहीं जानना चाहते कि आपका मिलिट्री मसल कितना बड़ा है, लोग रोटी खाना चाहते हैं। ये अमेरिका में रेवोल्यूशन की बुनियाद बनता है। और अमेरिका के अंदर जवाल पजीर करने के लिए, सिविल वॉर क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिर जाए, अमेरिका टेक्निकली उसी दिन बैंकरप्ट हो जाता है। इसलिए चाइना और रशिया फुल मसल लगा रहे हैं और अब खुलकर ईरान की बैकिंग पे आ चुके हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर कीमत पर ईरान ये जंग जीते, जिसकी वजह से ये पूरी जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर इंटरेस्टिंग हो गई है। और यहां से आपको बौखलाहट अमेरिका की तब नजर आती है जब सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेग्सेथ, जो इसको सलीबी जंग बनाने पर तुला हुआ है, वो खुद मीडिया के आगे आकर रोना रोता है और मीडिया पर बरस पड़ता है कि आप लोग हैं जो अमेरिका का साथ नहीं देते। लाइक कैन यू इमेजिन कि अपना गुस्सा, अपना किया धरा किसी और के मत्थे मार दिया जाए। और दूसरी बात नेतन्याहू की एक वीडियो फिर सरफेस करती है और इस बार वो एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा है और मीडिया से बात कर रहा है। अब यहां पर बहुत से एनालिस्ट कहते हैं कि ये वीडियो भी एआई बैक्ड है, एआई से बनी हुई है, एआई बेस्ड वीडियो है। उसकी वजह ये है कि जो कॉफी वो हिलाता है वो कॉफी गिरती नहीं है, वो कॉफी से सिप लेता है, कॉफी कम नहीं होती है, वो जेब में हाथ डालता है, एबनॉर्मल तरीके से हाथ जेब में जाता है। जो लाइटिंग है वो लाइटिंग एबनॉर्मल है, वो चलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस कॉफी शॉप में वो गया है, जिस लम्हे वो गया है, वो गूगल के ऊपर क्लोज दिखाया जा रहा है। सो इन सब बातों से ये एआई बेस्ड वीडियो लोग कहते हैं कि है। मेरा इस पर सिंपल सा पॉइंट ये है, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि इंसान से फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी से फर्क पड़ता है। और ज़ायनिज़्म की पॉलिसी इस वक्त जारी है, तो इसलिए इसमें खुशी मनाने की या कोई और बात करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपसे कहा कि इसराइल का आर्ट ऑफ वॉर भी हो सकता है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं कि अमेरिका के ट्रूप्स एक बार बूट्स ऑन द ग्राउंड हो जाएं, फिर नेतन्याहू को सर्फेस करें। दैट कुड बी पॉसिबल। लेकिन जाती तौर पर इस वक्त मैं चाहता हूं कि नेतन्याहू जिंदा हो। और इसकी वजह क्या है? अगर आपको याद हो तारीख, तो आपको यह भी याद होगा कि जब अबू जहल की गर्दन उड़ाई जा रही थी तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरी जब गर्दन उड़ाओ तो थोड़ा नीचे से उड़ाना, ताकि दुनिया देखे कि एक सरदार की गर्दन है। ये अकड़ का जुमला याद है? ये तकब्बुर आपको पता है? ऐसे में जब गजा में इतने मासूम बच्चों को शहीद किया गया, ये मौत तो बहुत सिंपल है कि बॉम्ब आया, ईरान ने मारा और नेतन्याहू मर गया। इस कहानी में तो कुछ मजा नहीं आया ना। इंसाफ तो तब होगा कि नेतन्याहू जिंदा हो, नेतन्याहू जिंदा रहे, वो ये जंग देखे, इस जंग में वो इसराइल को और अमेरिका को नामुराद होता देखे। इस जंग के बाद जो सिविल वॉर खड़ी होगी अमेरिका में और सिविल वॉर खड़ी होगी खुद तल अवीव के अंदर, वो ये सिविल वॉर देखे कि खुद इनके लोग इनकी बोटियां नोचेंगे, वो होगा इंसाफ। तो नेतन्याहू के जिंदा होने से या मर जाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तुम्हें भी देखना होगा ये आलम, हम भी देखेंगे। तुम्हें भी देखना होगा ये आलम, हम भी देखेंगे। तुम्हें रुस्वा सरे बाजार आलम, हम भी देखेंगे।